मैम, जब इस तैयारी में आप आते हैं तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं। वो लोग आते हैं किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कर गुजरने का जुनून है वो आपके अंदर होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना धैर्य बना के रखें, परिश्रम करें और खुद पे आत्मविश्वास रखें, ताकि अपने इस जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकें। सर बहुत उसी बीच में मेरा HPCL एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक PSU है, उसमें मेरा 1 साल के लिए एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर पे चयन हुआ था। और मैंने जब वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट की तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक बेरोजगारी का भी तमगा साथ में लगा था और अपने घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने 1 साल 2 साल फिर मैं SSC CGL की तैयारी में लगा रहा। वहाँ पे कभी Tier 2 तक पहुँचता तो Tier 3 तक नहीं पहुँचता, फिर उसमें कभी कोर्ट केस हो जाता, तो बहुत हताश। नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और UPPCS 2021 में जिन लोगों का चयन हुआ, कुछ लोगों का आपने इंटरव्यू देखा हुआ है और आज फिर से हम उसी सीरीज़ में एक बेहतरीन इंटरव्यू आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं अभय कुमार गौतम, जिनका चयन हुआ है डिप्टी जेलर के पद पर और इनकी रैंक आई है 29। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अभय कुमार गौतम है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं लखनऊ में रहता हूँ और मेरा PCS 2021 में डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ है और अभी 1 दिन पहले ही लोअर PCS के पद पर भी चयन हुआ है। थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, 10वीं कक्षा में वो हिंदी पढ़ाते हैं और संस्कृत पढ़ाते हैं, और माताजी हाउसवाइफ हैं। एक रूरल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मेरा रिलेशन है और वर्तमान में लखनऊ में रहता हूँ मामा जी के साथ, और यहीं से मैंने अपनी तैयारी को शुरू किया है। अच्छा, और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। इंटरमीडिएट के बाद मैंने 1 साल IIT गोरा की तैयारी की। उसके बाद 2011 से 15 के बीच में मैंने गलगोटिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक किया है। अच्छा। और स्नातक करने के बाद फिर आपने कौन सी प्रिपरेशन की और फिर PCS के लिए मोटिवेट हुए, वो हमें स्टार्टिंग से बताएं प्लीज़। स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ प्राइवेट जॉब्स के लिए एफर्ट किया, लेकिन शायद इसमें सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम होती हैं। फिर मैंने कुछ समय तक 1-2 साल तक JEE और AE के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उस पर एफर्ट किया। फाइनली कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। थैंक यू मैम। सर ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था आपका? 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। अच्छा। उसके बाद फिर आपने 2019 से PCS की तैयारी शुरू की और HPCL में भी आपने जॉब किया। तो काफ़ी आपने जॉब भी किया है, स्ट्रगल किया है, फिर यानी तैयारी के लिए लंबा समय भी आपको लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो इस दौरान मुश्किलें भी बहुत आपने देखी होंगी। मतलब एक सुकून जो चीज़ होती है, जैसे हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम सुकून में नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ है जो दूर है, जो हमें चाहिए कुछ और, हम हैं कहीं और। तो ये सारी चीज़ें आई होंगी उस समय, आपने कैसे डाइवर्ट हुआ आपका माइंड? मैम, स्थितियाँ तो ऐसी हो गई थी कि जब मैं 1 साल बाद जॉब से मैं वहाँ से निकला तो आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जैसे लग रहा था कि अगर मुझे कोई प्राइवेट जॉब करनी चाहिए ताकि मैं अपने घर की चीज़ों को मैनेज कर सकूँ, और अपनी भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है जिसको आदमी मैनेज करना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा तो पैसे की प्रॉब्लम ही परेशान कर रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें त्याग अगर आप नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें आप पाओगे भी नहीं। उस समय मुझे याद है कि मैं SSC की तैयारी करता था और शायद एक एवरेज बंदा था, मैं बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाता था। तो मैं अपने दोस्तों से कहा करता था कि यार मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का मन है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या, अपने आप को पहले स्टेबल करूं। तो उन्होंने बोला था अपने दिल की सुनो, थोड़ा समय 1-2 साल लग सकता है, लेकिन तुम तैयारी में लगे रहो और कहीं न कहीं होगा ज़रूर। और ये चीज़ मेरे मामा जी भी जो है वो भी इसी चीज़ को रिपीटेड कहते रहे और उन्हीं लोगों के गाइडेंस और चीज़ों की वजह से मैं इसमें आया मैम। उसी बीच में मेरा HPCL एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक PSU है, उसमें मेरा 1 साल के लिए एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर पे चयन हुआ था। और मैंने जब वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट की तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक बेरोजगारी का भी तमगा साथ में लगा था और अपने घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने 2 साल फिर मैं SSC CGL की तैयारी में लगा रहा। वहाँ पे कभी Tier 2 तक पहुँचता तो Tier 3 तक नहीं पहुँचता, फिर उसमें कभी कोर्ट केस हो जाता। तो बहुत हताश सा हो गया था कि अब करें तो करें क्या। अंदर से मन था कि कुछ बड़ी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन घर की स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो चीज़ें कर सकें। तो उसके बाद से जब मैं यहाँ लखनऊ आ गया तो हमारे मामा जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप इस तैयारी में आइए, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आप एस्पायर करते हो। आपको जो भी इज्जत शोहरत चाहिए आपको सब मिलेगा, और जो भी आप एक पब्लिक वेलफेयर के लिए आप जो चीज़ चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। उनसे इनिशियल मुझे मोटिवेशन मिला और मैं इस तैयारी में आया। 2019 के बाद से मैं इस तैयारी में लगा रहा
और अब तक 2-3 एग्ज़ाम तो मैम क्लियर हो ही चुके हैं। एक युवा विकास अधिकारी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर 2021 में मुझे 2021 यूपीएससी का मुझे मेंस देने का मौका मिला और इस पीसीएस में मेरा चयन हो गया है और अभी एक दिन पहले ही लोअर पीसीएस में भी मेरा चयन हो गया है, तो इसके लिए बहुत खुशी है मैं। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए कि डबल सेंचुरी लगाई है आपने। कुछ सब्जेक्ट वाइज बताइए थोड़ा डिटेल में ताकि लोगों को लगे, और नोट्स कैसे बनाए उसके लिए। नोट्स के लिए मैम एक चीज़ कह सकता हूँ कि नोट्स मैंने मल्टीपल फेज में बनाए थे। जैसे कि कुछ चीज़ें पहले पढ़ता था, अगर अच्छी लगती थी उसको जॉट डाउन करता था, नोट करता था, फिर बाद में लगता था ये चीज़ें मेरे दिमाग में था, छप चुकी हैं बार बार प्रैक्टिस कर करके, तो मैं उनको फिर से रिवैम्प कर लेता था, फिर से एक अलग पेज पे लिख लेता था, तो उससे एक मेंस लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती थी और आप उसको अपनी कन्वर्सेशन में हो या अपने मेंस में उसको ईजिली यूटिलाइज भी कर सकते थे। तो मैम मेरा नोट्स एक सादा कागज़ पे होता था, जब चाहे उसमें चीज़ें वैल्यू ऐड कर लेता था और जब चाहे उसमें से हटा लेता था। अच्छा, इस दौरान फिर जैसे होता है कभी एक बार जुनून आता है, तैयारी कर रहे हैं, फिर एक हफ्ते बाद क्या होता है वो टूट जाता है, ब्रेक होता है, और उस दौरान फिर कैसे हम मतलब कंटिन्यू रखें खुद को। मैम इस फेज़ से मैं बहुत गुजरा हूँ, चूँकि तैयारी का ऐसा फेज़ था कि मैं कभी डायरेक्टली यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी में नहीं आया। पहले मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता था, तो जब वनडे एग्ज़ाम से जब मैंने स्विच किया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, लगता था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, बहुत ऐसा चीज़ है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो बहुत हतोत्साहित होता था, फिर से कभी वनडे एग्ज़ाम में आने का मन होता था। लेकिन एक लेवल आया मैम, जब मैच्योरिटी आई थोड़ी सी और जब एक इंटरनल मोटिवेशन आया, तो उसके बाद से लगा कि नहीं, मुझे 2-3 साल संघर्ष करना पड़े चलेगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करना ही है। अच्छा, अब इस दौरान क्या होता है, जैसे कहीं पार्टी वार्टी चल रही है, घर में कुछ फंक्शन है और हमें यहाँ से जाना पड़ता है, रिश्तेदारी में कुछ लोग बुलाते हैं, तो ये भी होता है कि नहीं जाएंगे तो बुरा ना लग जाए। इस दौरान इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे? मैम ऐसे बहुत आवश्यक ना हो तो आप शादी वगैरह में जाने से बचिए। अगर घर के आसपास हो तो ठीक है, 1-2 घंटे का टाइम होता है, नॉर्मली शहर की शादियाँ इसी तरह से अटेंड की जाती हैं। लेकिन अगर आप अपना कीमती समय जो पढ़ाई का देना चाहिए, उसमें से वक्त निकाल के मत अटेंड करिए, मेरा ऐसा सजेशन है। अच्छा, यानी हमने डेली जितना सोच रखा है उतना हमें करना है। हाँ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो उसमें क्या था कि मेरा शेड्यूल फिक्स था कि दिन में 8 से 9 घंटे मुझे पढ़ने हैं, तो उसमें मैं पढ़ लेता था। बाकी अगर कोई बुलाता था कि भाई कहीं शादी में आना है, तो फैमिली के साथ चला गया, 1-2 घंटे अटेंड कर लिया, फिर चला आता था। सर, जैसे कि तैयारी करते हैं, कोई सब्जेक्ट है हमारा, एक बार पढ़ने पर तो वो तैयार होगा नहीं, हम रट तो पाएंगे नहीं, चीज़ों को ना समझ पाएंगे, तो कितनी कैसे पढ़ाई करें कि वो हमें पूरी तैयार हो जाए, कोई कहीं से भी प्रश्न आए। जैसे आप हिस्ट्री ही ले लीजिए, मॉडर्न इंडिया ले लीजिए या फिर मेडिवल, तो उसको कैसे पढ़ाई करें कि मतलब पूरा हमें एकदम तैयार हो जाए। मैम मुझे लगता है कि आप किसी हिस्ट्री को आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं पढ़ सकते हैं। क्रोनोलॉजी समझनी जरूरी है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप उसको एक उसके अलग अलग एस्पेक्ट को अगर आप देखें कि हिस्ट्री का पॉलिटिकल है, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट, इस तरह से बहुत से एस्पेक्ट मिलते हैं। आप उस तरीके से देखते हो तो आप कंटेंट को न केवल अच्छे से याद रख सकते हो, बल्कि एक लंबे समय तक याद रख सकते हो। आप उसको मेंस में यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन उसके साथ गैदर कर सकते हो। इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी मैम, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ इस तरह से पढ़ाई। अच्छा, सही बात है। और फिर उन्होंने मामा जी ने किस प्रकार से सपोर्ट किया, क्या किया? मैम मामा जी जब अपनी प्रिपरेशन फेज में थे तो उन्होंने 4 या 5 बार पीसीएस का मेंस दिया था। हालांकि अंतिम चयन नहीं हुआ। इस समय वर्तमान में एक अच्छी जगह पर सचिवालय में पोस्टेड हैं, अच्छे पद पर हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया था, कंटेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो तो एक ओवरऑल गाइडेंस मिल जाता था, बाकी मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था, वहाँ पे मैं पढ़ाई वगैरह करता था, तो इस तरह से उनका सपोर्ट रहा। जो व्यूअर्स हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे और कुछ पुराने लोग भी जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन के लिए थोड़ा सा, जैसे प्री के लिए क्या क्या, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, नोट्स कहाँ से लिया जाए, वो सारी चीज़ें हमें बताएं प्लीज़। मैम मैंने भी जब तैयारी की तो ज़्यादातर मेरा सेल्फ स्टडी रहा है, मैंने किसी कोचिंग वगैरह से बहुत तो नहीं रहा है। हाँ, फ्री मटेरियल जो जहाँ से मिला है मैंने किया है, लेकिन तैयारी के दौरान में जब आया था तो सबसे फेमस एक बुक है लूसेंट और घटना चक्र वगैरह, उनसे तो आदमी करता ही है, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए बाद में मुझे एक मित्र ने बताया कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे बहुत सी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, तो मैंने वहाँ से कंटेंट ज़्यादा गैदर किया था। वहाँ पे कुछ क्विज आती थी, उनको मैं प्रैक्टिस करता था, और फिर उनके चैनल पे जो प्लेलिस्ट थी, खासकर से सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, मेंस के लिए और प्री के लिए भी था, मेंस के लिए भी था, तो मैंने वहाँ से ज़्यादा हेल्प ली है। और बाकी मैम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किया, जैसे कि मैंने सर बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में था तो बहुत सी स्टैंडर्ड्स बुक्स ज़्यादा मैंने पढ़ी है, और बाकी जो एडिशनल सोर्सेज हैं इसमें मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज किया है, हेल्प लिया उसमें। अच्छा, हिस्ट्री के लिए जैसे कौन सी, पीसीएस के लिए तीन होती है, एक मेडिवल हो गई, एक मॉडर्न हो गई और एक एंशिएंट हो गई, कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे सबसे पहले ख़त्म कर दिया जाए?
मुझे लगता है मैम मेडिवल हिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मेडिवल हिस्ट्री अगर आपकी अच्छे से तैयार होते एक बैकग्राउंड आपके लिए सेट हो जाता है, तब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप उसको अच्छे से स्विच कर सकते हैं। अच्छा, पहले मेडिवल पढ़ लें, फिर मॉडर्न, और फिर उसके बाद एंशिएंट। एंशिएंट भी मैम रिलेटेड है, लेकिन मॉडर्न और जो मेडिवल हिस्ट्री है काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड दिखती हैं। हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि एक ट्रांजिशन फेज आता है कि अब इधर से इधर आप चले आए। अच्छा, फिर पॉलिटी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक मेन सब्जेक्ट है पीसीएस के लिए, तो उसके लिए क्या करें? मैम पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है जो डे टू डे लाइफ में हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ में आती हैं चीज़ें, तो पॉलिटी को हमें केवल बुक से नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें डे टू डे लाइफ में हो रही है, हमारे न्यूज़पेपर्स में आ रही है या न्यूज़ में आ रही है, उससे रिलेट भी कर सकें। तो आप पॉलिटी को अंडरस्टैंड करिए, अपने डे टू डे लाइफ में उसको उतारिए, न केवल आप किताबों में आर्टिकल्स याद करिए। मैंने ऐसे मैम पढ़ाई की थी। अच्छा, तो फिर भी डे टू डे लाइफ में जैसे कुछ किताबें भी तो पढ़ते होंगे? किताबें मैं पढ़ता था, स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत को मैंने पढ़ा था, सुभाष कश्यप पढ़ा था, जिससे कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो ये 2 किताबें मेरे लिए पॉलिटी में काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। बाकी कुछ नोट्स थे। अच्छा, और फिर पर्यावरण का भी अहम रोल होता है, तो उसके लिए क्या करें? पर्यावरण के लिए मैम मैंने एक बुक्स पढ़ी थी शंकर आईएएस की, उससे मुझे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। उसके बाद से मैं बहुत से न्यूज़ में आर्टिकल्स आते थे जो कि क्लाइमेट चेंज पे बेस ज़्यादा होते थे, उनको मैं पढ़ता था। उसमें क्या मैम इशू बेस्ड चीज़ें पता चलती थी कि ये चीज़ अगर हो रही है तो उसका क्या रेमेडी है, क्या सल्यूशंस है। और मैं बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता था कि जो कि स्टडी पे बेस्ड होती थी कि कैसे प्लास्टिक मैनेजमेंट हुआ, कैसे ये चीज़ें हुई। इस तरह की चीज़ें जैसे डाउन टू अर्थ वगैरह से डॉक्यूमेंट्री मिलती थी, मैं वहाँ से भी देखता था। और जियोग्राफी के लिए? मैम ज्योग्राफी के लिए चूँकि एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो उसको मैंने बुक से पढ़ी थी, जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं उससे भी मैंने पढ़ी थी, जीसी लॉन्ग और पढ़ी थी। और बाद में मैम ज्योग्राफी के ज़्यादातर टॉपिक्स देखते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिखते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिखते हैं, तो ये सब करंट में चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं उससे कर लेता था मैम। अच्छा, ज्योग्राफी भी हो गया और ईवीएस भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गई, पॉलिटी भी हो गया। अब अगला सब्जेक्ट हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का भी रोल होता है, तो उसके बारे में बताएं कैसे पढ़ें? इकोनॉमिक्स का मैम बुक्स में जो एक कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं। बुक के लिए मैंने एनसीईआरटी की पढ़ी थी। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक होती हैं उसको मैंने पढ़ी थी। और मैम ज़्यादा मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका रहा था करंट अफेयर बेस्ड। मैंने चीज़ें पढ़ी थी कि वर्तमान में कैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे आरबीआई और गवर्नमेंट मिलके ग्रोथ मॉडल पे और डेवलपमेंट मॉडल पे काम कर रहे हैं। इस तरह से ब्रॉडर चीज़ों को मैं समझता था, और इंटरनेशनल इवेंट्स कैसे डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करते हैं, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे। और जैसा कि सिलेबस दिया गया है कि आपके मेंस लेवल पे जो है इंडियन इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, तो इसके ज़्यादातर मटेरियल तो आपको न्यूज़पेपर्स में ही मिल जाते हैं और न्यूज़ वगैरह में चीज़ें आती रहती हैं, तो यहाँ से करिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इशू बेस्ड चीज़ें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है पीसीएस के लिए। अच्छा, सारी लगभग कुछ सब्जेक्ट तो कवर हो गए। अब बात आती है करंट अफेयर की, और करंट अफेयर को कहाँ से पढ़ा जाए, कौन से न्यूज़पेपर पढ़े जाएं, उसके बारे में बताएं। और थोड़ा यूपी के बारे में कैसे पढ़ाई की वो आप बताएं प्लीज़। मैम करंट अफेयर के लिए मैंने कुछ मैगजीन्स भी फॉलो की थी, और न्यूज़पेपर में जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस था, तो कभी द हिंदू मंगा लेता था, कभी इंडियन एक्सप्रेस मंगा लेता था। वहाँ से मेरा मटेरियल मतलब था एक तरह से करंट अफेयर का। बाकी मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जो मंथली कंपाइलेशंस मैगजीन्स आती थी, मैं उसको भी फॉलो करता था, तो उससे ओवरऑल जो भी टॉपिक होते थे सारे कवर हो जाते थे। न्यूज़पेपर से आपको एक डिटेल पर्सपेक्टिव पता चलता था, और आपको लगता था कि कोई चीज़ छूट ना जाए, तो उसके लिए मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करता था, उसकी मंथली मैगजीन को। और यूपी स्पेशल के लिए? यूपी स्पेशल के लिए मैम वो भी स्टडी, मतलब ज़्यादातर मेरा फॉर्डर रहा है प्रीलिम्स ओरिएंटेड और कुछ हद तक मेंस ओरिएंटेड। ये मेरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से रहा है मैम। बहुत अच्छी बात है, बहुत काम आया ये फिर। अच्छा, अब अगर हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ें तो 16 से 18 पेज का होगा, फिर उसको कहाँ से हम पढ़ें जो हमारे लिए सिर्फ हो, उसको पढ़ करके नोट्स कैसे बनाएं, वो सारी चीज़ें? इसके लिए मैम सिलेबस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके जो भी सिलेबस में चीज़ें वो कहीं न कहीं न्यूज़पेपर में किसी न किसी टॉपिक से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ लोकल न्यूज़ होती हैं, उनको उसी एंगल से पढ़ना चाहिए, और जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली लिंक है आप उसको न्यूज़पेपर से डिटेल में पढ़िए। जैसे खासकर से एडिटोरियल वगैरह लोग बताते हैं, मैंने भी फॉलो किया है मैम, तो एडिटोरियल से काफ़ी हेल्प मिली। एक आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, एक एनालिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होती है न्यूज़पेपर से। बाकी आप लोकल न्यूज़ भी, मेरे हिसाब से लोकल न्यूज़ इसलिए पढ़ना चाहिए कि जब बाद में आप इंटरव्यू लेवल पर आप जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप को वहाँ से लगता है कि इस लेवल पे किसी ने क्या एक्शन लिया होगा, क्या होना चाहिए, तो केस स्टडी में लोकल चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं।
अच्छा, तो अभी प्री का सारे सब्जेक्ट तो हो गए लगभग, अब सी सेट की तैयारी है, उसके लिए थोड़ा सा बताएं। सी सेट के लिए मैम रीजनिंग जो है, टॉपिक रीजनिंग है और आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर किसी टॉपिक में आप कमज़ोर भी हैं तो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है आप उनको कवर कर लीजिए। मैंने चूँकि एसएससी की तैयारी की थी तो मुझे रीजनिंग और मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं लगी, और मेरा बैकग्राउंड इंटरमीडिएट लेवल तक सब यूपी बोर्ड से रहा है, तो मुझे कभी हिंदी में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, लेकिन लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, जो भी व्यूवर्स हैं, अगर उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप उस टॉपिक को थोड़ा सा कम एफर्ट दें, बाकी पे ज़्यादा एफर्ट दें, ताकि ओवरऑल हमको सी सेट क्लियर ही तो करना है। अच्छा, जिनका मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं रहा वो कैसे करें फिर? अगर नहीं रहा है तो कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि उसके एप्लीकेशन ज़्यादातर आते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसके पर्टिकुलर लगाने का तरीका क्या होता है, और जिस चीज़ में उनका एक रहा है कि जिसमें बेहतर कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं रिपीटेड आते हैं, आप उस पर वर्क कर लें। इंग्लिश वगैरह अगर अच्छी है तो उस पर वर्क कर लें। मतलब ओवरऑल ये है कि जो आपका कमज़ोर पक्ष है उस पर थोड़ा सा कम एफर्ट करें, जो मजबूत पक्ष है उस पर ज़्यादा एफर्ट करें। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते समय क्या लिखना विखना भी होता है? वो हर डेली का नोट्स बनाना होता है? डेली का नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में बॉल टू बॉल कमेंट्री होती है। एक दिन में कुछ हुआ, उसका डेवलपमेंट एक महीने तक, एक हफ्ते तक चलता रहता है। अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस लेवल पे, तो आप उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, लेकिन समरी मत बनाइए हर चीज़ का। क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो पर डे का एक समरी बनाने लगते हैं। वो तो कहीं न कहीं आपको किसी कंपाइलेशन मैगजीन में या जहाँ से भी आप पढ़ते होंगे मिल ही जाएगी। आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, थॉरली पढ़िए कि आप उसके पीछे क्या रहा है मोटिव ऑथर का, आप उसको समझ सकें। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई, जैसे आपने द हिंदू पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। यस मैम। हिंदी में पढ़ने के लिए कौन सा पेपर फॉलो किया जाए? मैम हिंदी के लिए दैनिक जागरण और ये हिंदुस्तान आते हैं, खासकर से यही, जहाँ तक महानगर वगैरह हैं और गांव ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो अमर उजाला वगैरह आता है वहाँ पे, या राष्ट्रीय सहारा अच्छा, तो आता है। कंटेंट रहता होगा ना सारा? कंटेंट मैम थोड़ा सा मुझे एक पर्सनल लेवल पे देखा है तो हिंदी न्यूज़पेपर में कुछ कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगती हैं, उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता। लेकिन न्यूज़पेपर कंटेंट के लिए मैम नहीं पढ़ा जाता। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि न्यूज़पेपर में ऑथर्स का क्या ओपिनियन है, वो किस पक्ष को रखना चाह रहे हैं, आप उस अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। बाकी तो आपके पास और भी चीज़ें होती हैं कि मार्केट में कोई मैगजीन ले लीजिए, वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, कुछ मैगजीन वगैरह ली थी आपने? हाँ मैम, मैंने मैगजीन ली थी। मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कंटेंट होता था उसको प्रिंट आउट करा लेता था, वहाँ से पढ़ लेता था। मतलब और लगभग हाँ, वहीं से रहा। ज़्यादातर मेरा होगा। अच्छा, प्री का तो सारा कुछ हो गया, बात आती है अब मेंस की तैयारी की। तो मेंस का हिंदी का आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया? मैम एक आदित्य पब्लिक की बुक थी, शायद इलाहाबाद में ज़्यादा फेमस है, मुझे किसी दोस्त ने बताया, तो मैंने उस बुक्स को पढ़ा था। इसके पहले और भी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन शायद उतने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वहाँ पे कंटेंट नहीं थे। यहाँ से मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी, और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, उसकी प्रैक्टिस कर लिया था तो उसमें फ़ायदा मिल जाता था। और बाकी जब एक पेपर इसमें होता है, ये जो कि मेंस में इवेल्युएट होता है, तो उसके लिए इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काम आई, और बाकी कुछ एनालिटिकल चीज़ें होती हैं जिस पे लिखना वगैरह, वो मुझे कभी दिक्कत रहा नहीं उसमें। अच्छा, और हिंदी के बाद फिर ऐसे का कैसे होता है, कहाँ से? इससे का मैम जो आप पढ़ाई करते हैं जीएस में, उसका एक एनालिटिकल पहलू होता है, एक भावनात्मक पक्ष होता है जो ऐसे में पूछा जाता है। ऐसे में आपसे अपेक्षा ये नहीं होती कि जितना ज़्यादा कंटेंट आप पढ़े हो बस उसको डिलीवर करो। तो ऐसे के लिए मैम मैं कुछ बीबीसीज़ वगैरह, बीबीसी, डाउन टू अर्थ वगैरह, इन सब की डॉक्यूमेंट्री देखता था, या लोकल न्यूज़ भी देखता था। कहीं से कुछ मिल गया, हिंदी में मिल गया तो हिंदी में ठीक, इंग्लिश मिल गया तो इंग्लिश में ठीक, जहाँ से मिल गया उसका एक भावनात्मक पक्ष रखने की कोशिश करनी चाहिए इससे में। अच्छा, और जीएस पेपर 1 के लिए? मैम जीएस पेपर 1 के लिए चूँकि स्टैटिक टॉपिक ज़्यादातर होते हैं तो उसमें आप जहाँ से भी पढ़ते हो, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, आप जहाँ से भी पढ़ते हो वहाँ से पढ़िए, लेकिन रिपीटेड रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को करिए। और पेपर 2? मैम सारे पेपर के लगभग यही स्ट्रेटजी है, बस ध्यान ये देना है कि कुछ टॉपिक डायनामिक नेचर के होते हैं, जो कि वर्तमान परिदृश्य में जो चीज़ें चले तो उसके सापेक्ष में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको करंट अफेयर के बेसिस पे कवर करते रहिए। और मैम कोई चीज़ पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से नॉर्मली नहीं होती है। मैं जो जानता हूँ कि कोई इशू होता है उसके कुछ ना कुछ एस्पेक्ट पेपर 1 में दिखते हैं, कुछ सोसाइटी में दिखते हैं, कुछ आईआर में दिखते हैं, अलग अलग जगहों पे दिखते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड मैनर में आप तैयारी करिए। आप पेपर 1 और पेपर 4 को एक अलग अलग डायरेक्शन मत देखिए। आप ये सोचिए कि एक चीज़ के कई सारे पक्ष हैं, कई सारे पहलू हैं, वो अलग अलग पेपर में दिखेंगे आपको। अच्छा, सर आपका ऑप्शनल क्या था और मीडियम कौन सा था? मैम मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया था और ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी के लिए तैयारी कैसे किया आपने?
मैम स्टार्टिंग में मैंने बेसिक एनसीईआरटी की एक बुक थी उसको पढ़ा था। उसके बाद से मैंने कुछ दोस्त मेरे थे उनसे उनके नोट्स मिल गए थे, उससे किया था। और एक नितिन सांगवान करके एक बुक थी, उससे भी कुछ चीज़ें पढ़ा था। और फाइनली जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो मुझे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट जब मैंने देखा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बाइलिंगुअल पढ़ाया गया था और वहाँ से मुझे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वहाँ से मुझे एक सिलेबस मिल गया, तो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। अच्छा, ऑप्शनल का सिलेक्शन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? मैम डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, और ये भी देखना चाहिए कि किस में नंबर मिल रहे हैं पास्ट में। अगर पास्ट के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई पास्ट में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर मिला है किस में, इसलिए एक अलग चीज़ होती है। आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। तो मुझे सोशियोलॉजी इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके जो टॉपिक थे, जो सिलेबस था उससे मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। मैं समझ पा रहा था कि इनसी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें समझ में आती थी। और कहीं न कहीं ओवरऑल जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसका सारा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। तो एक सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी सोशियोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा इंटरेस्ट सोसाइटी में ज़्यादा था और यही सारी वजह रही है मैम कि सोशियोलॉजी मैंने ऑप्शनल लिया था। अच्छा, ये नंबर का क्या आंकड़ा होता है? कितने नंबर प्री में होने चाहिए सिलेक्शन के लिए और मेंस में? मैम ये ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि हर बार आयोग की जो कट ऑफ होती है चेंज हो जाती है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, कितने सारे अभ्यर्थी बैठे थे, तो ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर प्री भी हो गया और मेंस हो गया, फिर ऑप्शनल भी हो गया। नेक्स्ट बात आती है जो वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे इंटरव्यू के दौरान हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है और कहाँ से कैसे तैयारी करनी होती है, वो सारी चीज़ें बताएं। मैम मेंस जैसे ही क्वालिफाई होता है और एक आता है कि आपका अब पर्सनैलिटी टेस्ट है या इंटरव्यू है, तो एक अलग ही हार्ट बीट बढ़ जाती है कि अब क्या करें। तो सब लोग कहीं न कहीं भागते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी के पीछे भागिए मत। अगर कहीं से गाइडेंस प्रोग्राम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक आपको प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन आप इस चीज़ को सोचिए कि एक व्यक्तित्व परीक्षण आपका होता है, इसमें कोई आपसे नॉलेज नहीं चेक करता है, आपकी कैसी पर्सनैलिटी है। बहुत अच्छा हुआ कि जब अपने प्रिपरेशन फेज में तभी से अपना एक एटीट्यूड डेवलप कर लीजिए, जो कि जैसे भी एक्सपेक्ट की जाती हो कि ब्यूरोक्रेट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अगर उस पर आप अपना सोशलाइजेशन ही अगर आप उसी में कर लें तो बहुत बेहतर है। फिलहाल ये है कि आपको जो समय मिलता है आप उसमें मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों से साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप में जूम कॉल पे आप इंटरव्यू कर सकते हैं, और अपने चलने उठने, कपड़े पहनने का ढंग, हर चीज़ को आप वो कर सकते हैं। ये तैयारी के दौरान भी कर सकते हैं और बाद में भी आप कर सकते हैं। और सर, इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए कहीं मॉक आपने लिया था? हाँ मैम, मैंने 2 जगह मॉक इंटरव्यू दिया था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। सर, जैसे मान लीजिए कि कल ही इंटरव्यू है और फिर जाने से पहले कुछ ड्रेसिंग सेंस हो, खाना पानी हो और तैयारियां हो। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इंटरव्यू से 1 मिनट पहले तक पढ़ते रहते हैं, पूछते हैं हाँ भाई क्या आया था उधर, अभी कोई आता है इंटरव्यू दे करके क्या पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कैसे मैनेज होती हैं? मैम एक ऐसा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि शायद मैंने भी कहीं न कहीं फेस किया है। जब मैं इंटरव्यू जहाँ आयोग में गया था तो उसके 1 दिन पहले मैंने आयोग विजिट किया था। वहाँ से भी मैंने लोगों को आते जाते देखा, तो तुरंत मीडिया वाले लोग खड़े थे, पूछते थे कि क्या पूछा। और अक्सर गार्जियन जो थे वो लोग ज़्यादा परेशान थे। वो लोग नोट कर रहे थे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे लग रहा था शायद वही क्वेश्चन अगली बार उनसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इसको लेके परेशान मत होइए। आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी, उस पे भरोसा रखिए, और जब आप इंटरव्यू के दिन जाइए तो एक अच्छे से आप कूल माइंड से आप अंदर प्रवेश करिए। ड्रेसिंग सेंस का बहुत ध्यान रखिए। बहुत ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ नया नया पहन के जाइए। अगर आपने कुछ नया शूज़ लिया है तो थोड़ा 1-2 बार उसको पहन लिए ताकि नॉर्मल सा लगे, और अपने साथ जाएँ तो एक 2 एक्स्ट्रा ड्रेस कैरी करके जाएँ, ताकि कभी अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें दिक्कत ना हो। तो आप सर, हम जानना चाहेंगे जैसे पढ़ाई के दौरान काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बताएं, और श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, माता पिता, भाई बहन, और इन सब के बारे में बताएं, किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? मैम मेरे इस संघर्ष में चूँकि घर की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, तो हमारे बड़े मामा जी ने हमको बहुत सपोर्ट किया, और बीटेक तक का, बचपन से लेके बीटेक तक का जो भी पढ़ाई का खर्च था, मैं ननिहाल से रह के मैंने पढ़ाई की, तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो मामा जी को जाता है, हमारे बड़े मामा जी को। उसके बाद से बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं लखनऊ आ गया। यहाँ पे हमारे मामा जी, एक और मामा जी हैं जो सचिवालय में हैं, उनका सहयोग रहा। उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन और सहयोग प्रोवाइड किया। बाकी माँ बाप का इसमें त्याग, गुरुजनों का आशीर्वाद और मित्रगणों का जो सहयोग था, ये भी बहुत हद तक हो रहा है। फ्रेंड्स की जहाँ तक बात है तो इस तैयारी में एक मेरे रिश्तेदार और मित्र भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। मेरा जब मेंस क्वालिफाई हुआ, यूपीएससी का भी इवेंट जब हुआ था, तो उन्होंने मेरे लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई थी मेंस के लिए। 3 घंटे के स्पैन में बैठ के पेपर देता था, और बीच में आके सारी वो फॉर्मेलिटी करती थी जो एग्ज़ाम हॉल में होता है, और उसके बाद आंसर्स को इवेल्युएट करना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, इसमें भी उनका बहुत सहयोग रहा है। तो मैं उनको भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा।
बड़ी अच्छी बात है ये तो। अब सारा कुछ जैसे आपने बता दिया, इंटरव्यू तक हो गया और श्रेय भी आपने दिया। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आज रिजल्ट आया था आपका, तो अब उससे सबसे पहले आपने किसी को बताया होगा, कैसे पता चला और किसको आपने सबसे पहले बताया, वो खुशी बताइए। रिजल्ट के लिए जब वेट कर रहा था तो मैं 6 बजे से जब पता चला कि साढ़े 6 बजे के अराउंड रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो मैं लेके बैठ गया था, लेकिन बहुत बेचैनी हो रही थी, रिजल्ट अपलोड नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन रख दिया, तो मेरे एक रूममेट थे, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, तो उन्होंने बोला कि अब है तुम्हारा हो गया है, और उन्होंने कैटेगरी और वो सब रोल नंबर वगैरह सब कंफर्म किया, तो ये हो गया कि यहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो जैसे मुझे पता चला, मैं तुरंत मामा मामी जी साथ में थे, उन लोगों को रिजल्ट को बताया कि हो गया है, बहुत खुशी हुई। फिर सब लोगों ने, घर के सारे सदस्यों ने मिल के हमारे घर पर जो मम्मी पापा हैं, गाँव पर रहते हैं, उन लोगों को फ़ोन किया, और उनके चेहरे पर जब वो खुशी देखी तो जैसे लगा कि सारा परिश्रम, सारा संघर्ष का फल मिला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर, जैसे आपने इतने दिनों तैयारी की, अब आप सफलता आपको मिल गई है, अब इसके आगे क्या आपका लक्ष्य रहेगा, क्या करना है फिर? मैम, मैं इस तैयारी में पिछले 3-4 साल से लगा हूँ, और उसके पहले मैंने वनडे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करी थी, लेकिन लगा कि एक मोमेंट ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि जो भी आपके सारे एफर्ट थे उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है। 2020 में मेरा युवा विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ। 2021 के यूपीएससी का मेंस मैंने दिया, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाया। लोअर पीसीएस में भी चयन हुआ, अपर पीसीएस में भी चयन हो गया, लेकिन शायद लगता है कि कुछ और है, कुछ और भूख है जो अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं फर्दर यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, और आईपीएस बनने का ड्रीम है मेरा। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए, और बने आप भविष्य में आईपीएस, अपनी इच्छा जैसे कि पूरी हो, क्योंकि इच्छा पूरी होगी तो सुकून मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सुकून में रहें, सुकून सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, जो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसका रह जाता है, अंदर से मलाल रहता है। सर, इंटरव्यू के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, जिस दिन इंटरव्यू था? मैम, इंटरव्यू के एक दिन पहले मैं आयोग चला गया था। वहाँ पे चूँकि तैयारी तो मैं पहले से कर ही रहा था, जहाँ से भी पॉसिबल हो पा रहा था, लेकिन जब मैं एक दिन पहले आयोग में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि आप लोग वहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का जो वहाँ से निकल रहे थे उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैं भी 1 घंटे तक लगभग वहाँ खड़ा होकर चीज़ों को सुनता रहा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर मैं रिलेट करता था, क्या मैं उन चीज़ों को जानता हूँ, क्या मैं उन चीज़ों को खुद आंसर कर सकता हूँ। तो मुझे आप लोगों के चैनल के माध्यम से बहुत जानकारी मिले। फिर मैं जब होटल में गया तो मैंने चीज़ों को देखा, फिर से सारे लोगों के देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ प्रैक्टिस भी मैंने करी, जहाँ जहाँ चीज़ें नहीं पता थी उनको गूगल किया, और मैं इंश्योर किया कि जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उसको मैं तैयार करके जाऊँ एटलीस्ट। 7 व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं, उनके मोटिवेशन के तौर पे कुछ बताएं उनको। मैम, जब इस तैयारी में आप आते हैं तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं। वो लोग आते हैं किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कर गुजरने का जुनून है, वो आपके अंदर होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना धैर्य बना के रखें, परिश्रम करें और खुद पे आत्मविश्वास रखें, ताकि अपने इस जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकें। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद चैनल की तरफ से, और आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।